जी नमस्कार। 5 बज चुके हैं और प्रश्नकाल में हम आज का मुद्दा 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का कौन है शत्रु, उनका शत्रु कौन है और चुनावी भाषण वीर इस समय क्यों मौन हैं, जो चुनाव के पहले अक्सर शिक्षा मित्रों के मुद्दों को लेकर के लंबे चौड़े वादे और भाषण करते थे, इस चुनाव में अभी तक खामोश दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आप लोगों से परिचय करवा देता हूं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले जिनका मुद्दा है उन लोगों को जो हमने जोड़ा है, त्रिभुवन सिंह हमारे साथ हैं। त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। हमारे साथ रचना शुक्ला हैं, प्रयागराज से शिक्षा मित्र हैं। जावेद अहमद जी हैं, समाजवादी पार्टी के काबिल प्रवक्ता हैं। और अश्वनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सुलझे हुए, मैं जिन्हें योग्य और सुलझा हुआ नेता और प्रवक्ता मानता हूं, ये भी हैं। उम्मीद करेंगे कि कुछ सार्थक इसका जो है हम किसी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। मामला शिक्षा मित्रों का है तो थोड़ा शिक्षा मित्रों के अतीत को, इनकी कहानी को, इनकी दर्दनाक कहानी, मैं इसको दुख भरी कहानी कहूंगा, दुख भरी कहानी को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू करने का आदेश जारी हुआ था और 1 जुलाई 2001 को ये विधिवत क्रियान्वयन, मतलब ये जमीन पर उतर आया। शिक्षा मित्र योजना आ गई जमीन पर उतर के। इनका मानदेय जो है ये 2250 रुपया मानदेय था शुरुआत में, और 2005 में आकर के ये 2400 रुपया मानदेय हुआ। 2007 में इनका मानदेय 2400 से 3000 हो गया। आपको बता दें, जब ये योजना आई तो इसमें 12वीं पास ये अर्हता रखी गई, इनके लिए योग्यता रखी गई, और उसमें इनका जो है इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपया मानदेय दिया गया इनको, 400 रुपये मानदेय ट्रेनिंग के, और 2250 रुपया इनका मानदेय था, मासिक मानदेय था। 2001 से 2021 में हम हैं। इसके बाद 2011 में एक व्यवस्था आती है कि इनको दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन से 2 साल का ट्रेनिंग देने की इनकी व्यवस्था आई। 2012 में इनकी किस्मत बदली। लंबी मांग जो इनकी चल रही थी, अपने हक की मांग चल रही थी, 2012 में आकर इनकी किस्मत बदली और सहायक अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है। 28,000 रुपये तनख्वाह मिलना शुरू होता है इनको। अगर कहीं पे भी तथ्यात्मक रूप से मान लिया हम गलत होते हैं तो त्रिभुवन जी हैं, रचना जी हैं, ये लोग सुधार देंगे। 28,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है। आखिरकार 2015 से शुरू होता है हाई कोर्ट के रोक का सिलसिला, और 2017 में 1,37,000 जो 2 चरणों में समायोजित किए गए थे शिक्षा मित्र, उन 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया जाता है। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन निरस्त हुआ तो उस वक्त करीब करीब 40,000 के आसपास इनकी सैलरी थी। अब 40,000 से फिर ये वापस वहीं पहुंच जाते हैं 3,500 के मानदेय पे। फिर रहम इतना हुआ कि 10,000 रुपये मानदेय इनको मिलना शुरू हो गया, लेकिन इनके हक की लड़ाई ये जारी रही। एक बात जावेद साहब और अश्वनी शाही साहब दोनों लोग समझेंगे कि किसी को 40,000 महीने मिलने लगा, और खासकर हिंदुस्तानी समाज में, समाज को राजनीति से अक्सर जोड़ करके रखता हूं। 40,000 रुपए से जब वो वापस आ जाता है 5, 7, 10,000, 8,000 पे, तो उसको जो उसकी आर्थिक क्षति हुई उससे ज्यादा सामाजिक, हम अपने सामाजिक ताने बाने को आंख खोल के देखें कि घर से निकलना दूभर होने लगता है। बगल वाला कहने लगता है अरे बड़े मास्टर साहब बने थे। और इतना ही नहीं, वो 40,000 पाने वाला शिक्षा मित्र अपने आप को, अपने जीवन शैली को भी थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश कर दिया होगा। हो सकता है मोटरसाइकिल लोन पे ले ली हो सकता है कार लोन पे ले लिया हो सकता है घर बनवाने के लिए लोन ले लिया हो। अब जब वहां से दोबारा इस स्थिति में, इस दर्दनाक स्थिति में वापस आ गया, तो उसके बाद शुरू होता है अवसाद का दौर। वो अवसाद का दौर जिसने पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों शिक्षा मित्रों को अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया। आए दिन मेरे पास मेरे शिक्षा मित्र साथी भाई जो हैं, इनके आए दिन व्हाट्सएप आते हैं कि आज फला शहर में एक शिक्षा मित्र ने अपनी जान दे दी, आज फला शहर में एक शिक्षा मित्र ने अपनी जान दे दी।
आज फला शहर में एक शिक्षा मित्र ने अपने परिवार के बीच में ऐसा कदम उठा लिया। ऐसे आए दिन खबरें देखने को मिलती हैं। अब चर्चा की शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं कि एक खबर अभी पिछले दिनों अभी कोई शासनादेश नहीं आया है, कागज का पेट अभी भरा नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले शिक्षा मित्रों को एक बार वादों से शिक्षा मित्रों का पेट भरने की एक कवायद हुई है। हवा में एक खबर उड़ी कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाया जाएगा। कहीं 1500 रुपए की चर्चा है, कहीं 2000 की चर्चा है, कागज पत्तर है नहीं, शासनादेश है नहीं, तो ये बढ़ाने की चर्चा शुरू हुई। लेकिन शिक्षा मित्रों से जो मेरी बातचीत हुई और शिक्षा मित्रों की जो मैंने खबर देखी, इस 1500-2000 रुपए की बढ़ोतरी, जो मानदेय की बढ़ोतरी की बात चल रही है अभी, उसको लेकर के बड़ा आक्रोश है शिक्षा मित्रों में कि चुनाव से पहले ये भीख नहीं चाहिए, हम तो हक मांग रहे हैं। अब वो हक क्या है, नाराजगी क्या है, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम राजनीतिक बयान भी सुनाएंगे हम, लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों से पहले त्रिभुवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन सिंह लंबे समय से इस दुख दर्द को झेल रहे हैं। त्रिभुवन भाई, आप बताइए अश्विनी शाही जी को, जावेद साहब को, आप बताइए, अपनी जुबानी अपने दर्द की कहानी खुद सुनाइए जरा। और जो चर्चाएं हैं 1500-2000, आखिर आप लोग क्यों चर्चाओं से ही नाराज हो गए आप लोग? त्रिभुवन भाई, आप अपना ऑडियो खोलिए, म्यूट है ऑडियो आपका। त्रिभुवन सिंह सर, हाँ बोलिए, अब बोलिए आप जी। सबसे पहले तो चित्रांशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पीड़ा को और हमारी समस्या को समझा और साझा करने की कोशिश की। और आज के इस प्रमुख कार्यक्रम में आए हुए जितने भी प्रवक्ता हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों या समाजवादी पार्टी से हों या किसी भी पार्टी से हों, सभी का मैं सम्मान करता हूं। और बहुत अच्छा विषय आप चित्रांशी जी लेकर आए हैं। बड़े दुख के साथ कहना है कि वर्ष 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के सारे संविदा कर्मचारियों के साथ में एक वादा किया गया था। वादे में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमें रखा, और मैनिफेस्टो में रखने के बाद हमको ये लोग भूल गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय केंद्र में राजनाथ सिंह जी थे और अमित शाह जी थे। सभी लोगों ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को बखूबी समझा और उनका दर्द साझा किया और अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए। और उसके बाद बनारस की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े ऊंचे सुर में संबोधन करते हुए एक वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निपटारा हम करेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करना चाहूंगा, आखिर समस्या कहां है, और उस समस्या का निदान अवश्य होगा। खैर, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बनी और एक आशा भी थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। और मैं आपको थोड़ा सा चित्रांशी जी बता देना चाहता हूं। बिल्कुल बताइए, पूरा बताइए आज। हाँ, ये एक कागज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, आपको दिख रहा होगा आदरणीय शाही जी। ये कागज राजनाथ सिंह जी ने रैली की थी 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में, और इन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी, संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी, बोले मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन में न होने की बात ठीक नहीं है। सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये तब उन्होंने बोला था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इन्होंने बोला था कि भाजपा की सरकार बनते ही 120 दिन के अंदर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी की समस्याओं का हम निपटारा करेंगे। ये आदरणीय कौशल किशोर जी है जो उस समय रैली इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी और राजनाथ सिंह जी उस रैली में आए थे। तब का दिन और आज का दिन, उस समय का दिन और आज का दिन, मैं पूछना चाहता हूं चित्रांशी जी, आदरणीय शाही जी से कि आखिर भाजपा सरकार जो घोषणा करती है, जो वादे करती है, उसको पूरा क्यों नहीं करती है? पहला सवाल। जी शाही जी, सीधे आप ही जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ बोलूं। हाँ देखिए, यहाँ पर
जो लोग भी हैं वो आपने कहा कहीं ना कहीं से ये लोग पीड़ित हैं और चाहे कितने दिन से हैं। शिक्षा मित्रों की पीड़ा जायज है और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूरी करती है सरकार। दो सवाल आपका यह है कि क्यों नहीं पूरी करती है। देखिए, सरकार के लिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो, 24 करोड़ की जनता उनका परिवार होती है जिसमें आप हम दोनों समाहित हैं। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अगर भाषण में ये कहा था और आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, ये भी एक कहना एक तरह से बेमानी है। बेमानी इसलिए है कि आप लोगों का जो मानदेय घटाया गया वो किसके आधार पर घटाया गया? वो मानदेय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कम हुआ था। उस समय चाहे जो था आपको सिलसिलेवार अभी चित्रांशी जी ने सब कुछ बताया, कब क्या था, कब शुरू हुआ, कब कैसे हुआ जी। बाद में उसको बढ़ाकर 10,000 करने का काम किसने किया? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जी। अनुपूरक बजट में आप लोगों के लिए जो प्रस्ताव लेकर आई सरकार, लगभग अनुदेशक और शिक्षा मित्र और आशा कर्मी सबको मिलाकर लगभग 300 करोड़ से ऊपर का बजट रखा गया। जी। आप लोगों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा किसने की? सरकार ने की। बजट भी रखा गया और वो भी अनुपूरक बजट वो आप लोगों के लिए लाया गया। जी। तो आपने ये कहा कि सरकार घोषणा करती है और करती नहीं है, तो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। हां, सरकार का प्रयास आपके साथ है। अगर आपकी इच्छा 40,000 और 50,000 और 25,000 की है तो हो सकता है कि उसको पूरा होने में टाइम लगे, मगर सरकार आपके लिए कर रही है 3.5 से 10 करने का, और 10 से जो ऊपर बढ़ेगा वो आपकी घोषणा आपके सामने है। जो भी होना है वो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय शाही जी, त्रिभुवन भाई आप भी रुकिए, और जावेद भाई बड़े दिन बाद जुड़े हैं, थोड़ा सा और इंतजार करवाऊंगा। कंट्रोल रूम, एक बाइट है हमारे पास, ऑडियो बाइट है चुनाव के समय में, चुनाव से पहले मोदी जी का भाषण और योगी जी का, दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी हैं, चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने से पहले क्या शिक्षा मित्रों के बीच बोले थे, जरा वो आप सुनवाइए। कंट्रोल रूम एक बार सुनवाइए। शाही जी, जावेद साहब, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जरा सुनवा दीजिए। शिक्षा मित्रों लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डाले तो समस्या का समाधान नहीं होता। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग
हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने, मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, तो मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना को आगे चलाने वाला नहीं है। जब से विश्वामित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था। और एक विश्वास लगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों को समझ नहीं सके और केवल उतावलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है, जैसे अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई युद्ध नहीं जीता जाता। अपनी हताशा से उभरिए, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा मित्रों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे बड़ा अनुरोध होगा कि अपनी हताशा और निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देता है वो राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे संबंधित किसी भी उस प्रस्ताव को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार के पास गई होती, संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती जो आज आप सबके सामने आज खड़ी हुई है। हमको यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं, बल्कि शिक्षा के बारे में सोचना है। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है।
जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा वह उससे कुचल, उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार वो सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। चर्चा में ऐसा नहीं कि कोई समस्या हमेशा के लिए समस्या बनी रहती है। अगर समस्या का समाधान भी होगा और समस्या का समाधान भी वहीं से होगा जिन्होंने समस्याएं अपनी अदूरदर्शिता से प्रारंभ पैदा की है। उनको अपना पैकेज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहिए और भारत सरकार के पास भी जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा मुद्दों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा, हम लोग संसद में लेकर के, सरकार से लेकर के संसद तक उस प्रस्ताव का समर्थन करवाएंगे और शिक्षा मित्रों के हितों को हर स्तर पर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को हर स्तर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं इस बात का आग्रह करूंगा, याद रखना, हताशा निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। मेहमानों को रहेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई आपके आंदोलन के साथ रहेगा, बाकी हर व्यक्ति करता जाएगा, अपना रास्ता बनाता जाएगा। इस पूरी लड़ाई को एक नई बार पूरे प्रदेश स्तर पर देने की आवश्यकता है और जिन लोगों की अपूर्णता के कारण स्थितियां पैदा हुई है। सुना आप लोगों ने, बहुत थोड़ा लंबा हो गया लेकिन सुनना जरूरी था। सुनना इसलिए जरूरी था कि माननीय सांसद काशी, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं बतौर आपके सांसद इस मामले में राज्य सरकार से बात करूंगा, समाधान करवाऊंगा। दूसरा, उस समय के सांसद और आज के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान देने वाले ये शिक्षा मित्र हैं, ये त्रिभुवन सिंह, ये रचना शुक्ला, ये प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान देने वाले लोगों में से हैं। ऐसे 2.25 लाख, करीब 1.5 लाख से ज्यादा 2.25 लाख शिक्षा मित्र जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया, तो वैसे ही एहसान तो वैसे ही मानना चाहिए इनका। जिसने शिक्षा को जीवन दान दिया, शिक्षा इस समाज के लिए सबसे जरूरी है, इस देश के लिए, और जीवन दान देने वाले को तो सम्मान दो। तो जीवन दान देने वाले को, अच्छा सम्मान की अभी बात और फिर जोड़ता हूं। उसके बाद प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता, उस समय सांसद थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता थी। इस आंदोलन को ध्यान से सुना होगा आप सभी ने, इस आंदोलन को इस पूरे प्रदेश के शहर शहर में फैला दो, शहर शहर में इस आंदोलन को फैलाओ। ये आंदोलन साथ मिलकर लड़ेंगे। सरकार आई, आंदोलन चलता रहा, घोषणा पत्र में वादा था, वादा पूरा नहीं हुआ, और जब ये जीवन दान देने वाले लखनऊ में आए हक मांगने, तो सम्मान के बजाय लाठियां मिली। ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो राजधानी लखनऊ है, सिर मुड़वा करके बैठी हुई महिलाओं को पहली बार देखा था। आज भी उसी दर्द में है। शाही जी से अभी हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या, ये सुनना जो है, इसीलिए हमने सुनवाया कि हम प्रयास कर रहे हैं। जावेद साहब के पास चलूंगा। जावेद साहब, अब चुनाव समय आ गया है। चुनाव समय मैंने इसीलिए कहा है कि चुनावी भाषण वीर क्यों है मौन। अब तो कम से कम ये 1.5-2 लाख शिक्षा मित्र हैं, अब तो एक बार कम से कम जोर शोर से डंका बजा करके फिर से इनके वोटों का सौदा करने का कुछ न कुछ तो जुगत बनाना ही चाहिए। जावेद साहब, देखिए आदरणीय आशीष जी, जिन लोगों को जुगत लगानी थी उन्होंने जुगत लगाई थी। सत्ता अपनी जनता के लिए संवेदनशील होती है, यही लोकतंत्र की महत्ता है। ये एक बड़ी गंभीर डिबेट है, इसमें तू मैं या चिल्लिम चिल्ला से कोई फायदा नहीं, कतई नहीं। अभी हम कोई बात कहेंगे, हमारे भाई अश्वनी जी हमारे ऊपर चिल्ला बैठेंगे, क्योंकि सत्ता का अहंकार सर चढ़ कर बोलता है। आपने सत्ता के लिए शिक्षा मित्रों के साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये पूरे देश ने, प्रदेश ने तो देखा ही देखा है। शिक्षा मित्रों के साथ क्या
सत्ता के इशारे पर किस तरीके से पुलिसिया पाप हुआ, किस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। सपा की सरकार के समय यह सब लोगों ने किस तरीके से अपने मकान के लिए, इसके लिए लोन ले लिया था। आज अदालत के आदेश पर आपने कहा ठीक है, अगर सत्ता चाहती है, सत्ता की अगर नीत में और नियत में खोट नहीं है, तो वो जब चाहती अदालतों क्या के फैसले क्या हमारे देश के संसदीय इतिहास में पलटे नहीं गए हैं? क्या अदालतों के फैसले को दरकिनार करते हुए संसदीय व्यवस्था के तहत दूसरे कानून नहीं बनाए गए हैं? अगर सत्ता चाहती इनके प्रति संवेदनशील होती तो इस समस्या का समाधान जिस तरीके से इन्होंने वोट लेने के लिए किया था उसी तरीके से ये सत्ता में रहते हुए कर सकते थे। लेकिन वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, इनके अंदर संवेदना तो बची ही नहीं है। ये कोई इनके लिए लोकतंत्र जो है जनता के वोट को लूटने का एक उपक्रम बन चुका है। आंकड़े झूठ पर झूठ तैयार किए जाएंगे, उस पर झूठी प्रशंसा हासिल की जाएगी और बता दिया जाएगा सब कुछ चुस्त और दुरुस्त। जावेद भाई थोड़ा सा रोकूंगा 10 सेकंड के लिए। ये तो ठीक है, उन्होंने जो किया 5 साल में, वो हमारे साथी जो बैठे हैं यहाँ और जो घरों पे बैठ के देख रहे हैं वो सब, उन सब ने देखा है। लेकिन जोर शोर से दम लगाए हैं आप लोग की 22 में अब की बार अखिलेश यादव आ रहे हैं, नारे भी ऐसे अलग अलग हैं, पूरे याद नहीं है मुझे। तो अब की अगर आएंगे तो इनको कई महीने में, अगर आ गए तो कितने महीने में त्रिभुवन सिंह, रचना शुक्ला और ऐसे हमारे सभी भाई बहन कितने दिन में परमानेंट हो जाएंगे? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि रचना जी बहन के समान है, त्रिभुवन जी हैं या जो भी साथी हैं जो देख रहे हैं। बहुत गंभीर डिबेट आपने रखी, इसके लिए तो साधुवाद आपको है ही है। हमेशा इसी तरीके के विषय आप आशीष जी उठाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक तक बना ले गई थी, उसी तरीके से पूरी तरीके से सपा की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के घर में खुशहाली का वो रोशनी वापस आएगी कि जो इन लोगों ने अपने समाजवादी पार्टी के समय में अचानक सोचा भी नहीं था और देखने का काम किया था। तो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, शिक्षा जो है जिस तरीके से योगी जी ने भी, आपने जो ऑडियो सुनवाया कि ये भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करते हैं, ये शिक्षा मित्र हैं, गुरुजन हैं और गुरुजनों का स्थान सदैव सर्वोच्च होता है। और जहां हमारी परंपरा में गुरुओं का स्थान सर्वोच्च रहा हो, वह उत्पीड़ित हो, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में तो निश्चित रूप से नहीं होगा। एक दिन भी इनके साथ उत्पीड़न का व्यवहार समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होगा। इनके ससम्मान जो इनके अधिकार हैं इनको वापस मिलेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में छिपा जाए, कभी भगवान शिव की जटाओं के पीछे छिपा जाए, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आड़ में छिपकर अपनी विफलताओं को, नकारेपन को छिपाने का जतन किया जाए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो या जो भी लोग हैं जो रोजगार के लिए मारे घूम रहे हैं, जिनका चयन हो गया, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई। 49,000 सिपाही भर्ती के 35,568 सिपाही आज नियुक्ति छोड़ दीजिए, मेडिकल तक उनका नहीं हो पाया। आशीष जी आपने इस पर भी डिबेट कराई, मैंने बहुत बार किया जावेद भाई। मैं तो उन सिपाहियों के व्यक्तिगत रूप से कम 150 के नाम जानता हूँ। तो हाँ, मैं बहुत डिबेट पे बैठा हूँ। हमारे भाई अश्वनी जी हैं, मैं तो बड़ा स्नेह करता हूँ, छोटे भाई हैं हमारे उम्र में, और मेरा भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, कि हम आप सबके परिवार में शिक्षक हैं, सिपाही भी हैं, हम सब समाज में कहीं ना कहीं परिवार किसानी से भी जुड़े हुए हैं। हम सरकार या दलीय राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर कभी यह भी हम सबको प्रयास करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में कि जो लोग कष्ट का जीवन जी रहे हैं, आइए हम आप मिलकर उनके लिए भी कुछ 2 कदम चलने का काम करें, हाथ मिलाने का या बढ़ाने का काम करें, और लोगों का जीवन सुखमय हो और वह भय और अंदेशे के जीवन से बाहर आकर
अच्छा जीवन स्वयं गुजारें और भविष्य जावेद भाई, मैं आऊंगा फिर आपके पास, और शिक्षित बना के। एक बार फिर आऊंगा आपके पास, शाही जी के पास चलूंगा। वैसे शाही जी को आपने कहा, मैं शाही जी को स्पेशली इसीलिए बुलाना चाहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति सुलझे हुए हैं, हो सकता है शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हों, वो हो सकता है कि पार्टी लाइन से अलग व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हों, जाकर के सरकार से मांग करें, माननीय मुख्यमंत्री से कहें कि भाई चुनाव से कम इनका उद्धार करो आप लोग। मैं त्रिभुवन भाई आपके पास आऊंगा। रचना शुक्ला से एक सवाल छोटा सा ले लूं, फिर मैं शाही जी के पास चलूंगा। रचना शुक्ला, एक चीज तो जावेद भाई ने अश्योर कर दिया है कि अगर सरकार बदलती है तो, बदली नहीं तब तो शाही जी बताएंगे, बदलती है तो आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, और नियमित नहीं भी अगर कर पाइए तो लखनऊ आने पे कम से कम लाठी नहीं पड़ेगी, ये अश्योर कर रहे हैं जावेद भाई। रचना शुक्ला बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेके आती हैं, इन्होंने संकल्प पत्र लेके आया कि हम संकल्प कर रहे हैं कि जो हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे। फिर इन्होंने नियमितीकरण का वादा करके हम लोगों के क्यों नहीं आज तक पूरा किए? साई जी, एक ही लाइन का सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा मारक है। घोषणा पत्र आपका नहीं था, संकल्प पत्र था। संकल्प पत्र ले आए, संकल्प गंगा जल हाथ में लेके संकल्प लिया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लिया जाता है, यही सनातन है। हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन की बात कर रहे हैं शाही जी। देखिए, और बिना ये संकल्प पत्र पूरा किए सर, ये 22 में फिर से संकल्प पत्र बनाएंगे और लाखों बेरोजगारों को ये ऐसे ही मौत के घाट उतारेंगे। चित्रांशी जी, हाँ बोलिए शाही जी। मैं 2 मिनट का समय लूंगा, यहाँ पे 2 मिनट का समय मैं भी लूंगा। त्रिभुवन भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली से, माँ गंगा की धरती से ये कहा था कि मैं प्रण करता हूँ शिक्षा मित्रों की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं और इनका निदान होगा। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा था कि आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक, और संसद में कानून बनाने का काम, एक मिनट रचना जी, संसद में कानून बनाने का काम, संसद में कानून बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और पूरी तन्मयता के साथ लड़ेगी। और आज जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो आखिर समस्या कहाँ है? किस जगह पर समस्या है जब डबल इंजन की सरकार है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। रचना जी एक मिनट, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी है, केंद्र में माननीय मोदी जी है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सड़क से लेकर संसद तक शिक्षा मित्रों के मामले में कौन सी ऐसी पैरवी की गई है? बतावे शाही जी, कौन सा कानून ऐसा पारित किया गया शिक्षा मित्रों को लेकर? और वहीं जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने अभी ऑडियो में कहा कि हम शिक्षा मित्रों की लड़ाई सड़क से लेकर और संसद तक कानून बनाने का काम करेंगे। अगर हमको अध्यादेश भी लाना पड़ेगा तो अध्यादेश भी लाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, ऑडियो में बता रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आखिर वो रास्ते कहाँ चले गए? इन 5 सालों में वो रास्ते कहाँ गए? चित्रांशी जी, ये देखिए दिल्ली में जब भाजपा की सरकार, वहां पे जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है कहते हैं कि अनुबंधित शिक्षकों कर्मचारियों को पक्का करना था, वो नहीं किया। हम जो देना चाहते थे उसमें भी केजरीवाल रुकावट बने हुए हैं। ये वहां केजरीवाल के समय की बात है। ये मामला है बिहार का। बिहार में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि बिहार के संविदा शिक्षकों को हम परमानेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहते हैं हम परमानेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहते हैं परमानेंट करेंगे। उसके बाद ये मंत्री जी कहते हैं, कौशल किशोर जी, 120 दिन में समस्याएं आपका निदान होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल कार्य करने के बाद आंगनबाड़ी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रोजगार प्रेरक, सेवक, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, किसी को भी नियमितीकरण नहीं किया गया, किसी का भी समायोजन नहीं किया गया। और पैसा 200, 500, 250, 750, 1000, 1500, केवल और केवल मैक्सिमम 2000 रुपए तक बढ़ाए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब आप बताएं, उसके बाद एक बात और बता दें, ये देखिए, ये वादा है इनका पटना का। पटना में वादा करते हैं संविदा कर्मियों को भी सरकारी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देख लीजिए चित्रांशी जी, पटना में ये वादा करते हैं। उसके बाद अनुदेशक का मानदेय 17,000 से घटाकर 7,000 रुपए कर दिया। 8470 रुपए मानदेय मिलता था अनुदेशकों को, 60,000 रुपए कर दिया घटा के। बढ़ाने की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कम कर दिया अनुदेशकों का मानदेय। इसका जवाब कौन देगा?
और जबकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जीतने के बाद भी उनको 17,000 रुपए मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय शाही जी बताइए, ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट, कोरोना काल में जो शिक्षक मरे थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था कि राजकीय कर्मी की मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार परिवार के एक सदस्य का राजकीय सेवा में समायोजन किया जाएगा। एक मिनट, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार के एक सदस्य पद पर उसका समायोजन किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का ट्वीट है। शाही जी, किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है, किसी भी एक व्यक्ति को, और जिन लोगों ने आवेदन किया है मना कर दिया गया कि आप संविदा में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पत्र स्वयं आया है, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। कोरोना काल में किसी को, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ क्यों बोलते हैं समझ में नहीं आता। ये हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी आदरणीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, ये कमेटी गठित हुई थी 25 जुलाई 2018 को, जिसमें वित्त विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव सब थे। आखिर ये हाई पावर कमेटी कहां गई? इस कमेटी में ये था 62 साल 12 महीना और सम्मानजनक व्यवस्था। आदरणीय शाही जी, ये कमेटी का भी अता पता नहीं है आज की डेट में। त्रिभुवन भाई, बताइए मैं आपको क्या शाही जी के ही पास चल रहे हैं। आपने सवालों की झड़ी लगा दी और वाकई ये सब जायज सवाल हैं। मैंने जो हाई पावर कमेटी बताया, आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में बनी है, अगुवाई में, उस हाई पावर कमेटी के बारे में मैंने भी जानने के लिए बहुत हाई लेवल कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें मेरी नाकाम रही। और अभी जो आपने कहा था लखनऊ में 2017 के चुनाव के पहले, रचना जी 2017 चुनाव के पहले अधिकार दिलाओ रैली, मुझे याद आ गया जब अभी चर्चा हुई, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स पड़े हैं। अधिकार दिलाओ रैली किए, कौशल किशोर ने उसका आयोजन करवाया, मंच पर माननीय राजनाथ सिंह मौजूद थे। और अधिकार दिलाओ रैली के मंच पे भी इतना नहीं, एनएचएम जो स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम है संविदा कर्मी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर मयंक प्रताप सिंह, ठाकुर मयंक प्रताप सिंह को टोपी ओपी पहना के मंच में बैठाए थे। ठाकुर मयंक सिंह मुझे अक्सर फोन करते हैं, बेचारे अब आंखों से आंसू सूख गए हैं मयंक सिंह के। तो ये स्थितियां मैं देख रहा हूँ। लोगों को अगर कुछ करना नहीं रहता है तो ये वादा क्यों करते हैं झूठा? नहीं, अब सुन लेते हैं ना, शाही साहब से सुन लेते हैं। बहन जी, शाही साहब से। शाही जी जी, देखिए, बहुत देर से मैंने सबके दर्द को सुना। ठीक है, जायज है, चीजें सही हैं। संकल्प पत्र भी हम लेकर आते हैं, उस पर भी सवाल उठा। संकल्प पत्र में हमने राम मंदिर का मुद्दा रखा, हम बनाए 370 हटाने का था, हम हटाए। पेट नहीं भरता है। अरे सुन लीजिए, आप लोगों ने बोला हमने नहीं सुना, सुन लीजिए। आप लोगों ने जो, देखिए अभी हम बोल देंगे कुछ तो आप लोग कहेंगे, अगर सच्चाई अगर बोल दे तो सबको बुरा लग जाएगा, जावेद भाई उसको मुद्दा बना देंगे, हो सकता है मीडिया का मुद्दा बन जाए। नहीं, आप बोल दीजिए, सच्चाई बोल दीजिए। मन में रखेंगे तो त्रिभुवन सिंह भी घर जाएंगे जब रात में, तो चैन से सोएंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों से बड़े जो है साफगोई की उम्मीद हमसे रखिए, मगर ऐसी भी मत रखिए कि जो है जिस हिसाब से अधिकार यहां मांगा जा रहा है, अधिकार नहीं मांगा जा रहा है। जैसे अभी त्रिभुवन भाई जिस तरीके से एक एक झड़ी लगा रहे हैं और इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई का भी एक तरीका होता है। किसने आपका किया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। और जावेद भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा गया है। हाँ, जरूर पलटा गया है। आपकी पुरानी पार्टी में साबानों के केस में राजीव गांधी ने पलटा था, ठीक है, सुन लीजिए भाई। बहुत केस, बहुत मामले पलटे गए हैं। एक जो है पर्टिकुलर उसको नहीं, हम शिक्षा मित्र के मुद्दे पर रहेंगे। असोनी भाई और जावेद भाई दोनों लोग से निवेदन है, शिक्षा मित्र से इतर हम नहीं बात करेंगे आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सड़क से लेकर सदन तक कानून बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि करारा तमाचा भी देना पड़ेगा। शायद ऑडियो को दोबारा सुनवा दूं तो। मंत्री जी ने तो कहा था, अभी तो कहा हमारे जो है आशीष जी ने, कई 100 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हौसला अफजाई की कि आत्महत्या करने से काम नहीं चलेगा। किसी ने माना? क्यों कूद गए भाई, क्यों लटक गए? नहीं तो आत्महत्या जिस वजह से कर रहे थे शाही जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था ना कि वो मेरी जिम्मेदारी है। जी आशीष जी, हाँ, बात वो नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई करके कहा
वो आप भूल गए कि नहीं, उन्होंने तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आज नहीं कल हमको। आखिर शिक्षा मित्र के लिए स्थायी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? साई जी प्लीज, आपसे निवेदन है मुद्दे आपका सुनिए त्रिभुवन जी, सुनिए जी। मैं जज की भूमिका में नहीं हूं यहाँ जी, ठीक है, मैं एक संदेशवाहक और एक वकील की भूमिका में हो सकता हूं जी, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। हमसे आप अपेक्षा इससे ज्यादा की कतई मत करिएगा। हाँ, आपने कहा है, आपका दर्द है, जो संबंधित लोग होंगे वहां तक हम आपकी बात पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इतने देर से बैठे हैं, इतने देर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इन चीजों को किया, उसके पीछे एक तर्क आ गया राजनीतिक जावेद भाई का, कभी मंदिर के आड़ में छुपते हैं, कभी जो है वो धर्म की आड़ में छुपते हैं। अरे भाई, हम हिंदू हैं, हम धर्म की आड़ में छुपते क्या है? हम अपने जीर्णोद्धार करते हैं। जो मुस्लिम मुगलों के आक्रांताओं के द्वारा चीजें खराब की गई, उसको हम संरक्षित करने का सोनी भाई, मुगलों से हम निपट लेंगे, मुगलों से अभी निपट लेंगे। इस डिबेट के बाद 1 घंटे डिबेट अलग से रखेंगे मुगलों से निपटने के लिए। पूरा देश मानता है, आधा 1% लोग नास्तिक होंगे इस देश में। क्रांति जी, मिनिमम लेबर एक्ट मोदी जी का क्या कहता है? मिनिमम लेबर एक्ट छठा बरकरार है प्रधानमंत्री मोदी जी। सनातन धर्म में कोई पुरुष कमर के ऊपर कपड़े पहनकर कभी गंगा स्नान नहीं करता है, वर्जित है। पूरे कपड़े पहनकर कर रहे थे जो है गंगा स्नान। फिर ये धर्म की बातें क्यों करते हैं? ये मुद्दा शिक्षा मित्रों का है, देश का। हमने कभी अश्वनी भाई कहा किसी से, कभी इतने साल हो गए डिबेट पे सामने बैठते हुए कि देशभक्ति और देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा आपसे बढ़कर कुर्बानी हम देने को तैयार है। मेरा परिवार इसमें सदैव आगे रहा। 5 साल तक हमारे परिवार की है, 1857 से लेकर 9 अगस्त 1942 तक। दोनों मेरे भाई, दोनों सम्मानित भाई, जावेद भाई और अश्वनी भाई, मेरे दोनों सम्मानित भाई रुक जाएं, एक एक करके। जावेद भाई राजनीतिक विषय को हमने आपसे भी निवेदन किया कि अश्वनी भाई ये मुद्दा दूसरा है। जावेद भाई, अश्वनी भाई, दोनों लोग। इसलिए देखिए अश्वनी भाई, मैंने तो सबको मेरे सम्मानित अश्वनी भाई, मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, बहुत संवेदनशील मामला है। इस संवेदनशील मामले पे कम से कम हम इस पे न जाएं कि हम मुगलों की निशानी मिटाएंगे। अरे मुगलों से निपट लेंगे, थोड़ा 1 घंटे बाद अलग डिबेट रख लेंगे। अभी हम त्रिभुवन सिंह, रचना शुक्ला और ऐसे 1.5 लाख, ये 1.5 लाख व्यक्ति नहीं है, ये 1.5 लाख परिवार है हुजूर। 1.5 लाख परिवार है ये, और 1.5 लाख परिवार आप जैसे कह रहे हैं। जब यही बातें मैं मान लिया सुप्रीम कोर्ट, आज ही मैं त्रिभुवन सिंह से, रचना शुक्ला से 1.5 लाख लोगों से माफी मांग लूंगा कि भैया आप लोग अब मत राजनीतिक मामले में ले आना और डिबेट भी मत करना, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना। लेकिन हम इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर संग्राम करने के लिए क्यों आए थे? बताओ सांसद, मुख्यमंत्री आज के योगी आदित्यनाथ जी, कि सड़क पर आंदोलन कर दो, तब भी तो कोर्ट का आदेश था। ये आज सपा नहीं कर रही है सड़क पर संग्राम है क्या आशीष भाई? हमको जब पूरा बोलने देंगे तब मेरी बात। अब बोलिए। जी क्या नाम है, जावेद भाई बोलना शुरू कर दिए। जावेद भाई ने मना किया, मत बोलिए। नहीं बोलिए, शांत हो गए सब सुनता। बोलिए। बाद इतना उतार है कि जैसे मैं फैसला लिखने जा रहा हूँ। बोलिए फैसला नहीं लिख। अरे शाही जी बोलिए। न रहते जी, सब लोग आप लोग हैं, आशीष भाई और जावेद भाई। मैं एक पत्रवाहक हो सकता हूं, आपका एक दूत हो सकता हूं सरकार के और आपके बीच में। जज नहीं हूं मैं। नहीं, आप संवेदनशील, शाही जी आप संवेदनशील, सच्चे, ईमानदार, खाली दूतवाहक बन जाइए, मैं उतने ही पे आजीवन आभारी रहूंगा आपका। तो हमको तो आप बात कहने का जब मौका नहीं मिलेगा, जावेद भाई खुद के अपनी बात कहना शुरू। नहीं जावेद भाई, इसमें निवेदन कर रहा हूं, जावेद भाई इस बात बोलने दीजिए शाही जी को। नहीं, मैं कुछ भाई बोले। अरे मैं विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि हम नहीं बोल लेंगे। वो शिक्षा मित्रों के विषय पर जो बात भी कहेंगे, हम उनको स्वयं बहुत स्नेह करते हैं, वो अपनी बात रखे। मैं कहीं बीच में इंटरप्ट नहीं करने वाला हूँ। इतने मासूम मत बनिए कि अपने टर्म पर हम
फिर भी घुमा दी। फिर आप कहेंगे तो मैं कह दूंगा। बोलिए, बोलिए। मुगलों के 2 वंशज तो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, हम तो मुगल नहीं है इस देश के। देश के मुसलमानों का मुगलों से क्या लेना देना? तो मुगल तो जो विदेशी है वो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। फिर आप प्रभु भैया, शिक्षा मित्र पे जावेद भाई आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है भाई। जावेद भाई, आप तो जान रहे हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं बस उसी की बात करना चाहते हैं। हम शिक्षा मित्रों के अलावा आज किसी की बात नहीं करना चाहते। साहिल जी बोलिए, बोलिए। देखिए आशीष जी, देखिए कुल मिलाकर ये जो मुद्दे हैं, जिस हिसाब से त्रिभुवन जी और रचना बहन लड़ाई लड़ रही हैं, लड़ाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि लड़ाई में हम उनके साथ नहीं हैं। जब आया अभी हमने कहा ना सच्चाई बोलेंगे, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जावेद भाई ने कहा उसके कभी पीछे उसके छुप जाते हैं, बात वो नहीं है। जब बदला गया